अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रीनल पैथोलॉजी। तो रीनल पैथोलॉजी में सबसे पहले कॉन्जेनिटल लीजन्स हैं, उसमें सबसे पहले हॉर्सशू किडनी है। हॉर्सशू किडनी में क्या होता है कि हमारी जो किडनीज होती हैं ना, लोअर पोल से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल रीनल एनोमली है। ठीक है, कनेक्टेड रहती है एट द लोअर पोल। किडनी क्या होती है, अब हमारी नॉर्मल जो किडनी होती है ना, एब्डोमेन में होती है, तो लेकिन ना ये एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के दौरान ना असेंड नहीं कर पाती पूरी तरह, तो लोअर एब्डोमेन में रह जाती है। ठीक है, अब लोअर एब्डोमेन में क्यों रह जाती है? जब ये पहले पेल्विस में होती है ना, पेल्विस में से एब्डोमेन में आती है, असेंड करती है। तो जब पेल्विस से एब्डोमेन में आती है तो इसके रास्ते में आ जाती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, इस इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की वजह से ये ऊपर नहीं आ जा पाती, क्योंकि ये जुड़ी होती है ना आपस में, तो सेंटर में आ जाती है इसकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, तो उसकी वजह से ऊपर नहीं जा पाती, लोअर एब्डोमेन में ही लोकेट करती है। नेक्स्ट आ जाता है रीनल एजेनेसिस। तो एजेनेसिस का क्या मतलब है कि बनी नहीं है। ठीक है, यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। ठीक है, एब्सेंट है, बिल्कुल बनी नहीं है। अब यूनिलेटरल होगा तो क्या होगा, बायलेटरल होगा तो क्या होगा। यूनिलेटरल होगी तो जो दूसरी किडनी है ना, जो एक बच गई है, उसकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। ठीक है, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। जब हाइपरट्रोफी होगी तो वो हाइपर फिल्ट्रेशन करेगा, जब उस अपनी औकात से ज़्यादा काम करेगा, उस पर बर्डन बढ़ गया ना, तो रीनल फेल्योर का रिस्क बढ़ जाता है। बायलेटरल होगा तो क्या होगा, बायलेटरल होगा तो ये जो ओलिगो हाइड्रो एमनियोज हो जाएगा। ठीक है, जब ओलिगो हाइड्रो एमनियोज का क्या मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया। जब एमनियोटिक फ्लूइड अब हम ज़रूरी होता है लंग्स की डेवलपमेंट के लिए, तो जब ओलिगो हाइड्रो एमनियोटिक फ्लूइड ही कम है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, लंग हाइपरप्लेजिया हो जाता है। इसके अलावा फैट प्लेस हो जाता है, और जो ईयर है ना, लो सेट ईयर होता है, कान नीचे होते हैं। इसके अलावा ना एक्सट्रीमिटीज़ के डिफेक्ट्स होते हैं। क्या क्या होता है, लंग हाइपरप्लेजिया हो जाता है, फैट प्लेस होता है, और लो सेट ईयर्स होते हैं। इसके अलावा डिफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं। इस सारे को ना हम पोर्टर सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेस्टिक किडनी। डिस्प्लेस्टिक किडनी का क्या मतलब है? डिस्प्लेस्टिक किडनी का मतलब है कि इसमें ना डिस्प्लेजिया हुआ है, नियोप्लेजिया नहीं है, डिस्प्लेजिया है, मतलब इसमें कोई ना कोई सिस्ट वगैरह फॉर्मेशन है। ये नॉन इनहेरिटेड होती है। ठीक है, कॉन्जेनिटल होती है। अब होता क्या है, पैरेन्काइमा में प्रॉब्लम है, उसमें होता क्या है, सिस्ट बन जाती हैं और एबनॉर्मल टिश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्टिलेज वगैरह। इसके पैरेन्काइमा में क्या आ गया है, यहाँ तो कोई सिस्ट आ गई है या कोई और टिश्यू, जैसे कि कार्टिलेज आ गया है। ठीक है ना, यूजुअली यूनिलेटरल होती है, लेकिन जब बायलेटरल होगी ना, तो हमें ना इसको डिस्टिंग्विश करना है पॉलीसिस्टिक किडनी से। पॉलीसिस्टिक PKD जो होती है ना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, उससे हमें डिस्टिंग्विश करना होता है इसे। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है, इनहेरिटेड डिफेक्ट है। ठीक है, इसकी वजह से बायलेटरल इनलार्ज किडनीज हो जाती है, सिस्ट फॉर्मेशन होती है रीनल कॉर्टेक्स में और मिडल्ला में। ठीक है, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है और ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव जो फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है इन्फेंट्स में, और जो ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म होती है वो होती है यंग एडल्ट्स में। अब जो इन्फेंट्स में ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, उसमें क्या होता है, रीनल फेलियर होता है, हाइपरटेंशन होती है और पोर्टर सीक्वेंस होता है। और ऑटोसोमल वाली में क्या होता है, हाइपरटेंशन और रीनल फेलियर तो होता है, लेकिन इसमें साथ हीमाचूरिया होता है। ठीक है, हीमाचूरिया होता है, उसमें पोर्टर सीक्वेंस है। अब एसोसिएशन देख लेते हैं। जो इन्फेंट वाली फॉर्म है ऑटोसोमल रिसेसिव, उसमें एसोसिएशन कौन, या तो कॉन्जेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस हुई है। ठीक है, उसकी वजह से अल्टीमेटली पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। इसके अलावा यहाँ हेपेटिक सिस्ट है। ठीक है, फाइब्रोसिस और सिस्ट। ऑटोसोमल डोमिनेंट की एसोसिएशन किसके साथ है, बेरी एन्यूरिज्म। ठीक है, बेरी एन्यूरिज्म क्या है कि ब्रेन में हो जाती है बेरी एन्यूरिज्म। ठीक है, ब्रेन की आर्टरीज का डायलेशन हो जाती है। इसके अलावा हेपेटिक सिस्ट और माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, हार्ट में, लिवर में और ब्रेन में। ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म है ना, ये होती है म्यूटेशन की वजह से APKD1 और APKD2। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है ना। ठीक है, इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाएगी तो हमारे पास हो जाएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म। ये जो सिस्ट है ना, डेवलप करती हैं ओवर टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ की। इसमें क्या होता है कि ये इनहेरिटेड होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। इसमें सिस्ट फॉर्मेशन बन जाती है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में। ठीक है, पैरेन्काइमा की पूरी की फाइब्रोसिस हो जाती है। जब किसी भी सीसी फाइब्रोसिस हो जाएगी तो वो श्रंक हो जाती हैं, इसी तरह किडनीज श्रंक हो जाती हैं और वर्सनिंग रीनल फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं एक्यूट रेनल फेलियर। एक्यूट रेनल फेलियर में क्या होता है कि एक्यूट विद इन डेवलप
ठीक है। स्वेयर डिक्रीज इन रीनल फंक्शन हो जाएगा विद इन डेज में, ठीक है। इसका हॉलमार्क होता है एजोटीमिया, और इसमें ओलिगोयूरिया भी होता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे यूरिन कम आता है, ठीक है। अब एक टर्म होती है एजोटीमिया और एक टर्म होती है यूरीमिया। हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन और बर्न का लेवल ज़्यादा हो जाए ना तो उसको हम कहते हैं एजोटीमिया, और अगर उसकी वजह से जो ऑर्गन को डैमेज हो रहा है ना उसको हम कहते हैं, मतलब उसकी वजह से जो मैनिफेस्टेशन आ रही हैं जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा उसको हम कहते हैं यूरीमिया। एक्यूट रीनल फेलियर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। किस बेस पे? एटियोलॉजी की बेस पे, ठीक है। कॉज की बेस पे हम प्री रीनल, पोस्ट रीनल, इंट्रा रीनल एजोटीमिया। अगर तो किडनी के अंदर मसला है तो इंट्रा रीनल, अगर किडनी से पहले मसला है तो प्री रीनल, किडनी के बाद मसला है तो यूरेटर वगैरह में मसला है तो पोस्ट रीनल, ठीक है। और अगर जो आर्टरीज़ वगैरह सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, जो पहले जा रही है ना तो उसमें कोई मसला है तो प्री रीनल। तो हम देखते हैं प्री रीनल एजोटीमिया। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है ना, मैंने कहा ना किडनी से पहले कोई मसला है तो जो ब्लड फ्लो है ना किडनीज़ को अगर कम हो गया ना तो अब क्या होता है कि ये प्री रीनल एजोटीमिया हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो जब कम हो जाएगा तो जीएफआर कम हो जाएगी, एजोटीमिया हो जाएगा, यूरिन कम आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो रीअब्जॉर्प्शन है ना फ्लूइड की और बर्न की वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से बर्न और क्रिएटिन की रेशियो ज़्यादा हो जाती है हमारे पास 15 से ज़्यादा। लेकिन जो ट्यूबुलर फंक्शन है ना वो इंटैक्ट रहता है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्यूबुलर फंक्शन इंटैक्ट है? वो हमें ऐसे पता चलेगा कि जो सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है ना वो लेस देन 1 है। अगर इस 1 से ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा, एक्सक्रीट ज़्यादा कर रहा है, तो उसका मतलब है ट्यूब्स का फंक्शन ख़राब है। लेकिन इसमें सही रहता है क्योंकि वो 1% से कम एक्सक्रीट कर रहा होता है सोडियम। इसके अलावा जो ट्यूबुलर फंक्शन रिमेन इंटैक्ट की दूसरी शर्त है ना वो ये है कि ऑस्मोलैलिटी है ना जो वो 500 मिली ऑस्मोल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोस्ट रीनल एजोटीमिया। पोस्ट रीनल एजोटीमिया में क्या है कि बाहर यूरेटर वगैरह में कोई मसला है तो यही है कि यूरिनरी ट्रैक में किडनी से नीचे कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ना तो उसकी वजह से ये होता है। अब इसमें भी क्या होगा, जीएफआर कम हो जाएगी, एजोटीमिया हो जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा। इसमें ना दो से अर्ली स्टेज में एक बात होती है और एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। जो अर्ली स्टेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना इसमें क्या होता है कि ट्यूबुलर फंक्शन सेम रहता है, इंटैक्ट रहता है। लेकिन जो लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें ट्यूबुलर फंक्शन इंटैक्ट नहीं रहता, इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं अर्ली स्टेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि अब जब ट्यूबुलर प्रेशर, ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है तो वो क्या करता है कि फोर्स करता है बर्न को ब्लड में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है सीरम में बर्न और क्रिएटिन का बर्न टू क्रिएटिन रेशियो ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि प्री रीनल में हो गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें भी ट्यूबुलर फंक्शन इंटैक्ट है। क्यों इंटैक्ट है? क्योंकि जो सोडियम की वो एक्सक्रीशन है ना वो कम है 1% से, और यूरिन ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा है 500 मिली ऑस्मोल पर केजी से। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं मैंने आपका। लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्यूबुलर डैमेज होगा, ठीक है। कैसे होगा? अब मैंने कहा ना ट्यूबुलर फंक्शन उसमें इंटैक्ट लेगा तो ट्यूबुलर डैमेज हो जाएगा। जब डैमेज हो जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन बर्न की तो कम हो जाएगी, ठीक है, बर्न की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है। सोडियम की एक्सक्रीशन 2% से ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है कि ट्यूबुलर फंक्शन ख़राब है। दूसरी शर्त क्या थी कि ऑस्मोलैलिटी 500 मिली ऑस्मोल पर केजी से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो कम हो गई है। सो हमें पता चला कि क्या हो गया, ट्यूबुलर डैमेज हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।